अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लेकिन ये है हमारा आज का ईद स्पेशल। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो और आई होप आप सबके घर में जो है कुर्बानी हो चुकी होगी, गोश्त बन गया होगा और गोश्त बट के अब जो है यकीनन पक भी गया होगा। ईद एक ऐसा मौका होता है जिसके अंदर जो है रूठे हुए जो है मिल जाते हैं और लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की कि आज हम बड़ा एक मुख्तलिफ प्रोग्राम करें और आपकी मुलाकात करवाएं एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिनको हम अक्सर टीवी पर तो देखते हैं और टीवी पर वो बड़े हमें यहाँ पर संजीदा नजर आते हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब अपनी आम जिंदगी में कैसे हैं और उनकी बेगम साहिबा परवीन सरवर साहिबा के साथ घर में कैसे रहते हैं, ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, बच्चों के साथ उनका यहाँ पर कैसा मेल मिलाप होता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम और मैडम अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे भाई खासकर लाहौरिये जेडे इस प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें सारे बहुत बहुत ईद मुबारक। सही। अच्छा, पहले सर आपसे तो हम जरा यहाँ पे गुफ्तगू का हम आगाज़ बाद में कर लेंगे क्योंकि आज मैडम पहली मरतबा हमारे साथ प्रोग्राम में आई है। बेगम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। ये बताएगा कि ईद तो वैसे कहते हैं कि जो छोटी ईद होती है वो तो होती ही ख़वातीन की है, बच्चों की होती है, लेकिन इस ईद के हवाले से स्पेशली बड़ी टेम्पटेशन होती है कि कुर्बानी का जानवर आएगा, कटेगा, खाना बनेगा। तो आप बताएगा कि आप कोई कोशिश करती हैं कि इस कुर्बानी की ईद के ऊपर आप कुछ खाना पकाएं? व्हाट इज योर स्पेशलिटी? जब भी कुर्बानी का गोश्त आता है, खाना पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुक होता है, मैं नहीं खाना बनाती, फिर भी जो इनको पसंद होता है चावल बनते हैं, पुलाव बनता है और ज़्यादा हमारी जो कुर्बानी होती है हम गांव में देते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ गुर्बत ज़्यादा है, गांव में लोगों के साथ वो बांटा भी जाता है। तो सिर्फ एक कुर्बानी हम इधर लाहौर में करते हैं क्योंकि मुलाजिम होते हैं, उनको देना होता है गोश्त। सारी बाकी कुर्बानियाँ गाँव में होती है। वैसे नॉर्मली आप पकाती हैं, खाना वाना पकाती हैं। चौधरी साहब क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन? जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ मैंने कभी नहीं बनाया। नहीं, अभी कभी। और जब आप लंदन में जब होती थी तब बनाती थी। चौधरी साहब वैसे क्या खाने में क्या पसंद करते हैं? ये बहुत क्या पिकी ईटर है या जो आप बनाती है खा लेते हैं? नहीं, जो आता है ये खा लेते हैं। इसकी खास चीजें हैं जो इनको बहुत पसंद है, जैसे कीमा करेला हो गया, अरबी कीमा हो गया, भिंडी होगी, इस तरह की चीजें इनको पसंद है। वहाँ ज़ाहिर है करके कुक नहीं था, वेटर नहीं था, ड्राइवर नहीं था, तो सारे ये काम मैं खुद करती थी। और जब से यहाँ आई हूँ तो बस ना बर्तन धोने पड़ते हैं ना कुकिंग करनी पड़ती है। मतलब जिंदगी आपकी कदरे आसान हो गई यहाँ पर। पाकिस्तान में ख्वातीन की मौजा ही मौजा में, कोई नहीं मौजा। किसने कह दिया पाकिस्तान में ख्वातीन की मौजा? मैं आपको बताऊं कि यूके में इन्होंने बच्चों के कपड़े भी खुद धोने हैं, बच्चों को नाश्ता भी खुद बना के देना है, बच्चों को स्कूल भी खुद छोड़ के आना है, बच्चों को फिर छुट्टी के वक्त लेके भी आना है, रात का भी खाना देना है। तो फिर वहाँ तो हर चीज खुद, फिर ड्राइविंग भी खुद करनी है, पेट्रोल भी खुद डालना है, गाड़ी में पेट्रोल भी खुद डालना है। तो ये वहाँ की लाइफ और यहाँ की सहूलत तो डेफिनेटली से कोई मैच नहीं। चौधरी साहब ये बताइएगा मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई? पहली मुलाकात? जी बिल्कुल पहली वाली मुलाकात। पहले तो परवीन वाज 4 year old। अच्छा। जब ये हमारा गांव जो सलीमपुर था डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में, अच्छा, वहाँ से ये बरतानिया चली गई। अच्छा। तो फिर 13 साल के बाद, मेरा ख्याल 17 साल की उम्र में ये वापस आई। तो मेरे ताया जी और ताई साहबा और परवीन, इन तीनों को मैं रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गया था। अच्छा। फैसलाबाद। तो आप आपस में रिश्तेदार हैं? रिश्ते कज़न हैं। कज़न से। तो उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई जब उनको मैंने फैसलाबाद में इम्प्रेस हुए होंगे आप, लंदन पलट कज़न आई है। जी, लंदन से कज़न आ रही है तो फिर इम्प्रेस तो होना था। तो उसके बाद आगे फिर फर्दर ये सारी गुफ्तगू कैसे, मामला कैसे आपका आगे बढ़ा? नहीं, मामला हमारा तो सिर्फ एक दूसरे के था कि यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, अच्छा, गपशप, लेकिन मामला तो आगे पेरेंट्स ने बढ़ाया। नहीं तो वो मतलब आप दोनों की क्या लव मैरिज है या वो अरेंज प्लस लव मैरिज थी? के मेरा ख्याल अरेंज लव हर चीज को आप इकट्ठा करते हैं। तो पहले किसने की? मेरे ख्याल से उस जमाने में मर्द पहल करते थे। हाँ जी, मर्द को करनी पड़ती, मर्द को ही करनी पड़ती है। आपको कैसा फील हुआ जब चौधरी साहब का रिश्ता आया आपके लिए? तो आपको
कैसा फील हुआ? मतलब आप खुश थी शादी से, या आप जैसे लड़कियों के बड़े एम्बिशंस होते हैं उस एज में कि नहीं अभी तो मैंने पढ़ना है, अभी तो मैंने कुछ करना है, या आपने कहा चलो जो ठीक है शादी हो रही है तो होने दो? नहीं, जब रिश्ता आया मेरे ख्याल से पहले से ही थोड़ा सा मेरे अब्बू ने ज़हन में डाला था। फिर मैं इधर आई भी थी और मैंने इनको देखा, ही इज़ वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। बड़ों के साथ बैठना, बड़ों के कभी खत लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। इनमें एक था जब ये पढ़ते थे उन दिनों में, मेरे ख्याल से लैंटर्न लगा के और बाहर बैठना, चारपाई के ऊपर पढ़ना, और मच्छर इधर से काट रहा उधर से काट रहा, और किताबें माहें छोड़ के अंदर आ जाते थे, और मेरी जो चाची थी वो ही उठाती थी। तो मेरी अम्मी को बड़ा फिक्र था भी जब ये यूके में आएंगे तो ये क्या करेंगे। तो मेरे अब्बू कहते थे कोई बात नहीं, मैं भी जब आया था यूके में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था करने का, मैंने भी तो कारोबार शुरू कर दिया, तो ये भी कर लेंगे। तो इस तरह की बातें घर में होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद ही वाज वेरी डेडिकेटेड, हमने मिलके फैमिली बिजनेस शुरू की। और अच्छा, वैसे सॉरी टू कट इट बिटवीन, हमारे यहाँ नॉर्मली पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बन गया है कि जैसे भी आपने जिक्र किया कि जाहिर बात है ही वाज नॉट वेरी मच एस्टैब्लिश्ड बिफोर मैरिज, लेकिन अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब आपको भी कमेंट लूंगी, अब ये हमारा बड़ा कॉमन ट्रेंड बन गया कि अब जब तक लड़की के माँ बाप शादी नहीं करते जब तक लड़के की सैलरी 6 डिजिट पे ना हो, अगर उनका अपना घर ना हो, मतलब शायद लोग बड़े अब मटीरियलिस्टिक हो गए। व्हाट डू यू थिंक? जी, लेकिन मैं अर्ज करूँ जी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास, जब मैं यूके में गया तो मेरे वालिद साहब किराए के घर में रहते थे, डोर टू डोर बिजनेस करते थे। मेरा भाई चौधरी रमज़ान साहब और अशरफ साहब हमारे पार्टनर थे। एक छोटी सी इनकी ग्रोसरी की दुकान थी जिससे घर का खर्चा भी नहीं पूरा होता था। तो अगर ये मटीरियलिस्टिक हो के सोचते तो हमारी कभी शादी ना कभी भी ना हो सकती। इसलिए इन्होंने मटीरियलिस्टिक नहीं सोचा, अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए कुछ चीज़ें। असल में तो इंसान की कमिटमेंट है कि आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह कामयाबी जो है वो दे देता है। तो उस वक़्त परवीन की फैमिली का कारोबार बड़ा अच्छा था, इनके पास भाइयों के पास कारें भी थी, और मेरा ख्याल परवीन भी कार चलाती थी उस वक़्त। ग्रोसरी की इनकी दुकान थी, फिर कपड़े की दुकान थी, और हमारा जो था बहुत मतलब छोटा सा कारोबार था, लेकिन अल्लाह ने बरकत दी। बस ये अल्लाह मिलाई जोड़ी थी, इसको हम ये कह सकते हैं। हाँ जी, बस इसमें असल में जो मेरे चाचा थे ना, वो अपने बच्चों को यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने घर में रहे, फ्लैट था, तो जितनी भी उनकी आमदनी थी, मेहनत थी, वो सारी पाकिस्तान भेजते थे। मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छा एजुकेशन मिल जाए। वो तालीम, चूँकि वो कभी स्कूल भी नहीं गए, वो मेरी दादी जो हैं उनके लाडले थे। तो आपको पता है लाडले तो फिर नहीं पढ़ते। सही बात है। तो इसलिए उन्होंने वो फिर उनकी सारी जो तवज्जो थी ना, उनका जो मैंने मुश्किलात उनको आई है ना, लेकिन जब वो यूके आए गए हैं तो एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं बोल सकते थे, और इन हालात में फिर सीखना, फिर डोर टू डोर बिजनेस करना, फिर लोगों को कपड़े दिखाने, सेल करने, एक तालीम याफ्ता ना होने से कोई आसान काम नहीं था। सो उनका फोकस यही था कि मैंने पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाना है। तो चौधरी साहब, ईद की जो हम बात करते हैं, ये बताइएगा कि ये अब की जो ईदें हैं जब आप गुजारते हैं बतौर गवर्नर, ये कितनी मुख्तलिफ हैं आपकी उस आम जिंदगी से? देखें, उस वक्त ज़्यादा तो ईदें हमने बरतानिया में ही गुजारी हैं, तो वहाँ पर सिंपलिसिटी एक तो ये है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, जा रहे हैं आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। तो मैं ये जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी जो है मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। आई लाइक टू बी सिटिंग इन ए कॉफ़ी, एंजॉइंग माई सेल्फ, हैविंग ए गप शप विद दोस्त। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं प्रोटोकॉल्स की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये भी ज़रूरी है ना यहाँ पर रहते हुए? जी, सिक्योरिटी अब अनफॉर्चुनेटली एक ज़रूरी पार्ट बन गया है। तो उस वक्त फिर हम जो हैं लोग मस्जिद जाना, मस्जिद में, बल्कि मैं तो मस्जिद से पहली ईद पे चले जाते। 3 ईदें होती थी मस्जिद में, मैंने पहली ईद में नमाज पढ़नी है, तो कलेक्शन हम सब इकट्ठे मिलके करते थे। वो जो पैसे इकट्ठे नहीं करते, वो चंदा, तो वह मैं करता था। लोग मुझे हैरान होते थे कि यार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ ये पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये यहाँ देख रहा है कि वुजू का इंतजाम किया है। सो आई बिन ए कॉमनर ऑल माई लाइफ। मैं जिस कॉफ़ी पे चाय MP बनने से पहले पीता था, वहाँ चूँकि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उसी कॉफ़ी पे चाय फिर पीता। मेरी ज़िंदगी में कोई
स्टेटस के साथ कोई तब्दीली जो है अब भी यहाँ नहीं अब आई कोई तब्दीली आपकी जिंदगी मेरे में? अब भी दोस्त जो हैं मेरे साथ कामन आ सकते हैं, गांव के लोग आ सकते हैं। जब मैं गांव जाता हूँ हर बंदा मुझे मिल सकता है। हाँ। तो मैं ये जो है ना वीआईपी कल्चर, हाँ। मैं ज़हनी तौर पे इसके खिलाफ हूँ। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? क्योंकि जाहिर बात है जो कि आप मिसेज हैं गवर्नर पंजाब की, तो वो जो एक ड्यू जो सिक्योरिटी, जो एक ड्यू प्रोटोकॉल है वो आपको भी मिलता होगा। आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं मैं बड़ी एक अनकंफर्टेबल हूँ या मेरी प्राइवेसी में थोड़ा सा खलल पड़ता है? मैंने जब कहीं बाजार वगैरह जाना होता तो मैं सिक्योरिटी के साथ नहीं लेके जाती, बल्कि उनको मैं कहती मैंने आज कहीं नहीं जाना। अच्छा। दूसरा ड्राइवर लेके चली जाती। अच्छा। यू नीड योर फ्रीडम। हाँ। थोड़ा सा इंसान को होता है, लगता है जैसे हर वक्त कोई ना कोई आपको देख रहा है। हाँ। अगर सरवर साहब गाँव चले जाएं तो वहाँ की सीन देखने वाली होती है। 4 पाई होते हैं, गाँव के लोग आते हैं, वो साथ बैठते हैं, वो ढोल भी लेके आ जाते हैं और सरवर साहब वहाँ बच्चों के लिए वो जो बोतलें होती है वो भी आती, सारे बैठ के वो जूस भी पी रहे होते हैं, फिर उनको ईद भी ये देते हैं। तो ही इज़ वेरी मच अ पीपल्स पर्सन। इनको अच्छा लगता है मैं लोगों के साथ बैठूं, उनके साथ बातें करूं। जब मैं जाती हूँ गाँव के सारे लोग आ जाते थे, हम 4 पाइयाँ रख लेते हैं सेल में और बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू स्टे कनेक्टेड। हाँ, स्टे कनेक्टेड विद द रूट्स। यस, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल, आपको बाज़ दफ़ा एज अ पॉलिटिशियन ये भी नहीं पता चलता भी ज़रूरत क्या है, काम क्या होने वाला। सो यू मस्ट स्टे कनेक्टेड विद द पीपल। आप एग्री करते हैं उनकी बात से? क्योंकि देखिए आप दोनों से मिलके इस बात का तो एहसास हो रहा है कि आप दोनों मियाँ बीवी एज ए पर्सन बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हम्बल हैं। देखें ये अपना प्रवीण का अब ज़्यादातर काम जो है ये तो चैरिटेबल काजेज पे जाता है, इसलिए कि यहाँ पर हमारे बच्चे नहीं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हैं, तो इसने अपने आप को चैरिटी वर्क में मसरूफ़ कर लिया। एंड आई थिंक शी एंजॉयज इट। अपने दफ्तर में ये जाती है डेली, वहाँ पर इसकी प्लानिंग होती है कि यहाँ कैंप लगना है, अगले हफ्ते वहाँ लगना है, फिर हस्पताल हैं, स्कूल हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, फिर इसका वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है। तो बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं ये तो फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम बिजी हो गई हैं। बच्चे आपके बाहर रहते हैं। ये बेगम साहिबा शॉपिंग कहाँ से करती हैं? चौधरी साहब बेगम साहिबों को अभी भी क्या महीने का खर्चा देते हैं? और सबसे बढ़कर तब्दीली कब आएगी, ये हम बातें करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गई थी गवर्नर साहब के लिए। गवर्नर साहब, तब्दीली आई है आपके नजदीक? सच्ची सच्ची बताइएगा, आप बड़े खरे आदमी हैं। नहीं, मेरा तो ख्याल था पहले आपने ये पता करना था कि घर का ये वो मैं करती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा ना हर प्रोग्राम में सवाल करती हूँ लोगों से, भाईजान तब्दीली कैसी लग रही है? तो वो मैं क्या कहूँ, लोग क्या कहते हैं। लेकिन आप बताएं ना। बात ये है कि जब आप लोगों के पास जाती हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, तो जब लोग पहले ही दुखी हों तो फिर जाके आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, तब्दीली कैसी है, तो फिर उन्होंने सानू सुनानी है। आप मानते हैं ना लोग दुखी है? नहीं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तो ये मुश्किलात। चौधरी साहब देखिए, मैं पता मेरा इशू क्या है, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए हमारे यहाँ एक गरीब आदमी की ना रोज की उजरत 600, 700, 800 रुपए। अगर उस 800 रुपए में सर 20 किलो आटे का थैला ही अगर आपको 1100 का मिलेगा, गरीब आदमी क्या खाएगा? देखें, इस बिल्कुल सही बात है, महंगाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 की वजह से आप पूरी दुनिया में देख लें, इंडिया में देख लें, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, हर जगह महंगाई जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस महंगाई के साथ लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, बढ़नी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि लोग जो हैं जब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। देखिए हमारे माइक्रो लेवल पे मैं आपसे दो अच्छी बात भी सुन लेंगे हमारे बारे में। देखें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, $20 बिलियन था, वो हमने कम करके उसको ज़ीरो कर दिया। इंपोर्ट हमने कम की, एक्सपोर्ट हमने स्टॉक में। लेकिन जो कॉमन मैन है वो बिजनेस से इस वक्त पैसे कमा रही है, टेक्सटाइल वाले पैसे कमा रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्शन वाले पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं बिजनेस कम्युनिटी को भी कहता हूं कि भाई आप अपना जो फायदा ले रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, इसका फायदा निचली सतह पे भी आप मुंतकिल करें, चाहे लोगों की वेजेस बढ़ाएं, उनको सहूलियत दें, ताकि गरीब आदमी अगर परेशान होगा तो फिर हम सब परेशान होंगे। आपको लगता है 3 साल गुजर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि अब तक कौन सा ऐसा काम था जो पीटीआई की हुकूमत को कर लेना चाहिए था अब तक? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अपना पीने का साफ पानी ले लें। अगर 1.5-2 साल
हमारी ब्यूरोक्रेसी रुकावटें पैदा ना करती तो अब तक आधे पंजाब को मैं पीने का साफ पानी दे देता। ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डालती है, मतलब डाली उन्होंने, इतनी ढटके डाली, मैदान में खुल के डाली। किसके कहने पे डाली? अल्लाह जाने, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी अपनी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ 1 साल से उनकी नीयत ठीक हुई है। किस तरह नीयत ठीक हो गई? हो गई कुछ सख्ती भी की, नरमी भी की, प्यार भी की, अल्लाह से भी डराया कि क़यामत के दिन सर्वर फाउंडेशन अगर मैं ये चार्टी का काम ना करूं फिर भी मेरा कोई दुश्मन, इस पे भी दुश्मन है, इस पे भी है। तो आपको ये नहीं लगता वैसे कल्चर से पाकिस्तान में ही है ये कल्चर? मैं आपको बताऊं जी, सारी दुनिया में एक कल्चर है कि जो चार्टी का काम करता है, मैं वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैं वहां पर चार्टी का काम करता था, मैं पैसे इकट्ठे करके उस मुल्क से पाकिस्तान भेजता था, पैलेस्टाइन भेजता था, अफगानिस्तान भेजता था, दुनिया में जहां कहीं ट्रेजेडी आती है। तो ये हालांकि पाकिस्तान हो तो यहाँ तो लोग दुश्मन बन जाए, ये पैसे इकट्ठे करके बाहर भेज रहा है, लेकिन वहां पर पीपल अप्रिशिएटेड इट कि मोहम्मद वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एज अवर MP कि आप इंटरनेशनलिस्ट हैं, आप जहाँ ज़रूरत होती है दुनिया में गरीबों की मदद करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आप स्टैंड लेते हैं। पैलेस्टाइन की मैं मदद करता था, बोलता था, तो जूस आके मुझे कहते थे वेल डन मोहम्मद, यू स्पोक राइट। और यहाँ पे क्या होता है वैसे? यहाँ बस फिर बताइए दें क्या होता है? आई डोंट नो, इट इज वेरी पेनफुल। इट्स वेरी पेनफुल। डू यू एग्री विद हिम? असल में इट्स वेरी पेनफुल जब आप देखते हैं कि लोगों के घरों में खाना नहीं पकता, लोगों के घरों में साफ पानी नहीं है, लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती, और उन्हीं लोगों की आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ना लोग तंग करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन करते। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ गलत भी करते होंगे, पर दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। And these kind of hurdles वो हर्ड करते हैं। In spite of all these hurdles, barriers, we are delivering। हमने माशाल्लाह कोविड-19 में 12 अरब, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी NGOs की कंट्रीब्यूशन है कि हमने 12 अरब रुपए की चार्टी जो है वो, और मेनली सर्वर फाउंडेशन का जो ज्यादातर काम है वो बेगम साहब संभालती हैं। सर्वर फाउंडेशन का करती है। सर्वर फाउंडेशन इज वन ऑफ दोस। सर्वर फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूटर उसको सर्वर साहब उसमें काम करता है, मैं उसमें करता, ये फुल टाइम उसमें नहीं करती है। मैं तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर करता हूँ और सबको प्रमोट करता हूँ, सबको प्रमोट करता हूँ। तो माशाल्लाह हमने 20 लाख लोगों को जो राशन है उनके घरों में पहुंचाया, और आपके जो है टीवी चैनल पे एडवर्टाइज आती रही है, ये गौहर एजाज और हमारे फ्रेंड्स ऑफ लाहौर जो हैं, कि जिस किसी को भी जरूरत है इस नंबर पे फोन करो, उनके घर राशन पहुंचेगा। और जिस किसी का भी लाहौर में आपके चैनल पे फोन आया है, हर एक को हमने वहां पर राशन जो है वो पहुंचाया। ठीक है, तो ये मुश्किल वक्त था, हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना था, जिन लोगों की बेचारों की डेली वेजेस पे लोग थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात है, बड़ी मुश्किलात है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। मेरे पास कुछ बड़े मजे के सवालात भी हैं, वो भी हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। म्यूजिक आप दोनों वैसे कैसा सुनते हैं, और मूवीज की क्या चॉइस है आप लोगों की? गाना कौन अच्छा गाता है आप दोनों में से? मूवीज हम बहुत कम देखते हैं, कभी कभार कोई अच्छा लगा हो तो इनको मैं कह देती हूँ ये ड्रामा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, हम बैठ के देख लेते हैं। ज़्यादा हम नात वगैरह में बड़ी अच्छी लगती है, तू कुजा मन कुजा, वो बड़ा अच्छा है। और उसके अलावा चलो मदीना चले जो आतिफ असलम वाला, और बहुत सारे अदर जो राहत फ़तेह अली खान की जो अच्छी वाली है वो हम लगा लेते हैं, लगा के फिर हम कावा पीते हैं, बैठते हैं, वो सुनते हैं। तो आप दोनों, जैसे आप दोनों बहुत मसरूफ हैं, लेकिन एक होता है हस्बैंड वाइफ टाइम होता है, व्हाट इज योर मी टाइम, कि दोनों मियां बीवी का मी टाइम निकाल लेते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। हम बाज़ दफ़ा इनको 10 बजे हम दोनों मोबाइल बंद कर देते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं, नाश्ता लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं आपको? ये कभी कभार हम उनको कह भी देते हैं लेट्स गो फॉर अ वीकेंड। अभी इनको मैं कह रही हूँ ईद के बाद, मेरे ख्याल से ये भी बहुत थके हुए हैं, ही नीड्स अ ब्रेक, क्योंकि इंसान मेंटली और फिजिकली थक जाता है। अगर आप खुश होके काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर इंसान थकता नहीं। अगर आप काम भी करते हैं, आपको पता भी है लोग खुश नहीं है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो भी हो रहा है, वो मेंटली एंड फिजिकली इंसान ज्यादा थक जाता है। सो यू डेफिनेटली नीड अ ब्रेक। इनको मैं हमेशा कहती हूँ दूसरे पॉलिटिशियंस को देख लो, वो जब भी देखो वो बड़े फ्रेश लगते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 घंटे आना होता है, काम करना, चले जाना। ये सुबह से शुरू हो जाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं,
तो इनको मैं कहती हूँ सेहत होगी तो काम करोगे। हाँ। और ही इज वेरी पैशनेट, ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिज कंट्री। हाँ, लास्ट टाइम वैसे आप दोनों डिनर पे कहाँ गए थे? मैं पोएट में, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मेरे ख्याल हम डिनर में कहाँ गए थे, इस साल तो हम कहीं भी नहीं गए बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज वी बीन बिजी। और फिर पिछले साल हम लोग दुबई गए थे, मेरा बेटा आया था तो हम मिले नहीं थे। तो बड़ा बेटा आया था तो उन्होंने कहा अम्मी आप दोनों आ जाएं ताकि हम आपको मिल लें। फिर हम वहाँ 5 डेज के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद मैं कहती ज़रूरी नहीं होता बाहर जाना खाना खाना करके, वहाँ भी अगर चले जाएं कोई ना कोई आ जाता है। कोविड-19 की वजह से इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? बस इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये, मुझे तो अब सबसे अच्छी बात यही लगती है कि शी हैज़ डिवोटेड हरसेल्फ नाउ फॉर गुड कॉजेस। और अब ये सर्वर फाउंडेशन को माशाल्लाह, वो तो आपकी बात सही है, एज ए एहलिया, एज ए बीवी होने के नाते व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन हर? इनको मैं बच्चों की तरह संभालती हूँ, ये सबसे अच्छा लगता है। बच्चों की तरह संभालती हूँ, सुबह कपड़े निकाल के देने, जब टेबल पे बैठते हैं उनको मैंने कहना आपने ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया। अच्छा, तो आई थिंक ही इज द वन जिनको थोड़ी सी पैम्परिंग की जरूरत होती है। बच्चों का इसने जो ना ट्रेनिंग की है, या बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, ये सारा क्रेडिट इसको जाता है। वैसे इनकी बातों से लग रहा है कि आप वो वाले आदमी है जो कहते हैं हर वक्त मेरी बीवी साथ साथ रहे, खाना भी निकाल के दे, कपड़े भी निकाल के दे, आप अपने काम आप चाहते हैं कि करें। डिमांडिंग नहीं हूँ। हाँ। नहीं, बिल्कुल मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, लेकिन कपड़े तो हमेशा से ही यही मेरे, और खरीदती भी यही है। अच्छा, खरीदती भी यही है। आखिरी एक सवाल कर लूं क्योंकि मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं बंद करने। हमारे टिकटॉक का वैसे बड़ा कल्चर आ गया है, टिकटॉक के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ। देखें, अब हर चीज़ को, अब मैंने, आपको मालूम होगा कि जब कोविड-19 था तो मैंने टॉप 11-12 टिकटॉकर जो हैं बुलाए और एक तूफान खड़ा हो गया। जैसे मैंने कोई गवर्नर हाउस में दहशतगर्द बुला दिया। मतलब मैं हैरान था जी। बैक डाउन करें, ये गलत किया। मैंने कहा कोई गलत नहीं किया। किसने कहा आपको बैक डाउन किया? सारे ये टीवी खबरों बड़ा तमाशा बन गया था कि ये गवर्नर ने पता नहीं क्या कर दिया, क्यों बुलाया ये लोगों का। देखें, असल बात ये है कि अब लोगों का जो है ना, आपको देखना है कि आप 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पहले बनाते थे तो लोग कहते थे चलो 7 मिनट की हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब 5 मिनट की नहीं करते, 3 मिनट की नहीं करते। लोग चाहते हैं कि आधे 30 सेकंड में उनको मजा ले लें पूरा। तो टिक टाकर उनको 30 मिनट में उनकी जो डिलीवर एक मैसेज कर देता है वो सेट से, इसलिए टिक टाकर लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो क्या बात है भाई, उनको भी एडवर्टाइज के भी मौके मिलने चाहिए, उनको आगे भी बढ़ना चाहिए। और अब टिक टाकर जो है मेरे ख्याल में ठीक जा रहे हैं। आप देखते हैं टिकटॉक? देखते हैं। Who's your favorite टिकटॉकर? नहीं, मैं ये नहीं जानता कौन, मैं नाम नहीं जानता। बड़े मजे की बात बताऊं कि ये ना टिकटॉक वैसे एक लत है, मतलब मैंने खैर भी बनाया नहीं, लेकिन जब स्क्रॉल कर रही हूँ बड़ा मजा आ रहा होता है देखने का। देखिए, ये पॉलिटिकल जितना बेचते हैं, हमारी बड़ी खबर लेते हैं, फिर दूसरी पार्टियों की खबर लेते हैं। ये टिकटॉक, मैं आपको बताऊं एक बात मेरी याद रखें, अगला इलेक्शन जो होना है 2023, टिकटॉकर विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन दीज इलेक्शंस। तो खबर है, टिकटॉक देख लेना। 2023 ये मैसेज ये तो किसी के खिलाफ का 1 मिनट कर देने, आधे मिनट ऐसा पैगाम देने हरीम शाह की बात तो नहीं कर रहे आप? हरीम शाह की बात तो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, बस मुझे सर आपका दोनों का आखिरी में कुछ 10 सेकंड्स में कोई पैगाम हो लोगों के जी। तमाम भाइयों को, दोस्तों को ईद मुबारक। आज के दिन हम अपने कश्मीरी और पैलेस्तीनी भाइयों का ज़रूर याद रखें, उनको अपनी दुआओं में शामिल करें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और बैतुल मक़दस आज़ाद हो और कश्मीर के लोग आज़ादी का सांस ले सकें। आमीन आमीन। सबको ईद मुबारक। यहाँ भी हो, सेफ रहिएगा। एक वक्त आएगा जब हम मिल के ईद करेंगे इंशाल्लाह। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपके घर आके, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मनाइए, बड़े अच्छे तरीके से मनाइए, महफूज रहिए। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन करवाना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो कोविड वैक्सीनेशन करवाना बड़ी लाजमी है। ईद मुबारक। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरत हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।